ओके जी, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग मेनली ये जो बैच है, अभी ये क्लासेस 9 to 11 चलेगी। तो आज चूंकि ये पहली क्लास है, इसलिए मैंने अभी लिंक सबको भेज दिया था। तो इसमें मेनली हम लोग जो कवर करेंगे, आईएसएस हम 2027 टारगेट कर रहे हैं। 27 मतलब ये अभी जो आने वाला है वो नहीं, अगले साल के लिए। मतलब ये 1 ईयर प्रोग्राम है। और जो आरबीआई है वो भी समझो मैं नेक्स्ट ईयर वाला ही टारगेट कर रहा हूँ। इस बार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आराम से पढ़ाना है। तो इसमें मेनली ये जो क्लासेस चलेंगी ये डेली रहेगी अभी। और पहले मैं इसका पूरा सिलेबस कराऊंगा, उसके बाद फिर ये कराऊंगा, है ना। तो ऑलरेडी कुछ बच्चे इनरोल्ड है जिसका फीस जमा हुआ है, तो कोर्स बैच तो चलना ही है अभी, है ना। सो तो आज पहली क्लास है, उसके बाद कंटिन्यू रहेगी। तो ये डेली टाइम रहेगा। तो मेनली इसमें पहले मैं ये पूरा सिलेबस कराऊंगा, फिर इसके साथ साथ इसका भी कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम इसका, तो मतलब इसकी फ़ीस 15,000 हमने रखा हुआ है। तो जैसे हमारे यहाँ स्कीम रहता है, कोई भी एक बैच ज्वाइन करोगे, बाकी बैचेस आपको मिलेगा अगर आप चाहो तो, है ना। रिकॉर्डेड या लाइव करना हो तो इसके दो अलग अलग बैचेस नहीं हैं। आईएसएस आरबीआई के अभी दो बैचेस नहीं चला रहा हूँ मैं, एक ही बैच है। तो 1 by 1 उसी में कंटिन्यू होगा आराम से, एक साल पूरा समझो, अभी से लेके अगले साल तक 2027 के फरवरी मार्च तक आराम से पढ़ाएंगे। तो पूरा तब तक दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसमें मेनली जो है 4 पेपर है आपके, है ना। पेपर 1 2 3 4, जो स्टैटिस्टिक्स का 1, स्टैटिस्टिक्स 2, स्टैटिस्टिक्स 3 और स्टैटिस्टिक्स 4, चार है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये आपका सब्जेक्टिव होता है। ये मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसमें इसमें क्या करवाएंगे, तो इसमें टोटल 9 डिफरेंट सेक्शंस, अगर आप सिलेबस देखेंगे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो इसमें 9 पार्ट है, इसमें दो फेज है ना। तो जो फेज 1 और फेज 2 है इसका, तो फेज 1 में आपको टोटल 9 डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब 9 डिफरेंट पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया, वो मैं दिखाऊंगा क्या है। पेपर हालांकि इसका है ना, एक ही है ना ये। और उसके बाद मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मतलब ऐसे बोलूँ, फेज 1 का एग्ज़ाम जिसमें 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और फेज 2 में भी वही है, लेकिन पैटर्न अलग है। तो फेज 1 आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव है और ये आपका सब्जेक्टिव है ना। तो वैसा होता है। तो ये दोनों मतलब कंबाइंड ही है, बट इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, राइट। फेज 2 में क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल, आई गेस कोई बताओ। आरबीआई के फेज 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं। उसमें ऐसा होता है ना, मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, मिनिमम 1 कर सकते हैं, है ना। तो वैसे 5 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल, इज इट। हाँ। सो 3 सेक्शन में होता है ना, ए बी सी। एंड इसमें फिर आपको एटलीस्ट टोटल क्वेश्चन जो होते हैं आपके कितने, 9 हो गए ना, 9 क्वेश्चंस, ओके। 9 में आपको, ठीक है, 2 2 1 या 1 2 2 या 2 1 2 ऐसे कर लो। इस तरह से रहता है ना, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, बट मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 कर सकते हैं। एनीवे पैटर्न आपको पता होगा। तो पहले तो मैं सिलेबस बता देता हूँ क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो पहले ये सिलेबस अभी हम कंटिन्यू करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये कंटिन्यू करेंगे, इसी में आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ये है, सो दैट दोनों का इंटीग्रेटेड बैच काइंड ऑफ समझ सकते हैं आप। बाकी सिलेबस से आप लोग अवेयर होंगे, अभी नोटिफिकेशन भी आया था। तो ठीक है ना। तो ये इसका नोटिफिकेशन है जो आपने पढ़ लिया होगा, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये इस साल का है हालांकि, तो अभी 11 फरवरी को ये रिलीज हुआ था, है ना। तो मेनली मैं इसको खोला हूँ सिलेबस के लिए, है ना। बाकी चीज़ें आप पढ़ना आराम से।
बाकी एनीवे जिनको एलिजिबिलिटी का कंसर्न है वो देख सकते हो यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी। ठीक है ना, तो ये एलिजिबिलिटी है जिनको आईएसएस में कई बार पूछते रहते हैं ना बच्चे कौन एलिजिबल हैं कौन से एलिजिबल नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आईएसएस में ये बच्चे एलिजिबल हैं ना जिनका स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में डिग्री है। तो मेनली जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे है ना, आपके टोटल 6 पेपर होते हैं। जो आईएसएस का मेंस है उसमें 6 पेपर्स होते हैं। तो मैं जो कराऊंगा वो 1 2 3 4 है ना, ये 4 पेपर मैं कराऊंगा। ठीक है ना, तो स्टैटिस्टिक्स 1 2 3 4 दो ऑब्जेक्टिव है 2 सब्जेक्टिव। ये इंग्लिश और जीएस आपको खुद देखना है कैसे करोगे है ना। सो तो मेनली सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स 1 जो है उसका सिलेबस, तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये आपका है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, एक तो हो गया प्रोबेबिलिटी, देन स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ओके, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड देन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। ये हो गया पेपर 1। उसके बाद है ना यहाँ ये है 4 मतलब पार्ट है काइंड ऑफ है ना उसमें स्टैटिस्टिक्स 1 में। फिर 2 में आपके पास है लीनियर मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड देन नेशनल इंटरनेशनल ना ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम। देन ये सब छोटे छोटे पार्ट्स बना रखे हैं ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इंडेक्स नंबर्स, सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक्स, नेशनल ऑल दिस। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स 3 में आपके पास सैम्पलिंग टेक्निक जो मेजर पोर्शन है, इकोनोमेट्रिक्स, देन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ये हो गया स्टैटिस्टिक्स 4 में आई थिंक इनमें से आपको चूज करने हैं राइट। तो इसमें आपके पास equal number of questions 50% weightage from all subset below and candidate have to choose any 2 subsection तो ठीक है ना, एनी 2 आपको चूज करना है जैसा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कराऊंगा। तो लास्ट में देखेंगे, पहले 3 यूनिट हो जाता है फिर आप देखना। मेनली ऑपरेशन रिसर्च एंड रिलायबिलिटी, जो ऑप्शंस हैं डेमोग्राफी एंड विजुअल स्टैटिस्टिक्स, सर्वाइवल एनालिसिस, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्वालिटी कंट्रोल, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटिंग विथ C&R। ओके, सो यू हैव टोटल 7 ऑप्शंस एंड उनमें से आपको 2 चुनने हैं। तो ये तो हो गया आईएसएस का सिलेबस। सो इसमें से कोई 2 ही मैं डिस्कस करूंगा, वो आप लोग डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो सिलेबस सही हो गया ना चारों पेपर का। मेनली आरबीआई का देखोगे तो आरबीआई का ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किए थे सिलेबस, तो मैं इसमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। सो आई थिंक ये है आरबीआई का। तो जो आरबीआई का सिलेबस है वो ये है, देखिए है ना, ये अभी पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 के दिसंबर में अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन है। सो मेनली जो हम बात कर रहे हैं तो आरबीआई में आपको पता है कि जो पेपर है पेपर 1 ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है 2 आवर्स का 100 मार्क्स का। पेपर 2 यही फेज़ 1 फेज़ 2 मैं बोल रहा था। सो पेपर 1 पेपर 2, तो वहाँ जैसे 4 पेपर है आईएसएस में, पेपर 1 2 3 4, 2 ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव। वैसे यहाँ पे आपके पास 2 पेपर है, ऑब्जेक्टिव एक और एक सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें मेनली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं 9 क्वेश्चंस होते हैं एंड उनमें से आपको एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट 2 करना है ईच सेक्शन में से। ABC 3 पार्ट होता है, ऐसा कुछ वो है। तो यहाँ भी 3 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3। तो आईएसएस में 6 पेपर्स हैं है ना, जीएस इंग्लिश, देन स्टैटिस्टिक्स 1 स्टैटिस्टिक्स 2 ऑब्जेक्टिव, 3 4 सब्जेक्टिव। तो इसका डबल वहाँ पे समझ सकते हो आप है ना, यहाँ आपके 300 मार्क्स के, वहाँ पे 600 मार्क्स के, वही है। तो वहाँ पेपर 1 2 के बदले समझो पेपर 1 ही है। इस आईएसएस में जो पेपर 1 2 स्टैटिस्टिक्स का है उसके बदले ये है, और जो 3 4 स्टैटिस्टिक्स का उसके बदले पेपर 2 है, ऐसा समझ सकते हैं। बाकी वहाँ पे इंग्लिश और जीएस है, यहाँ सिर्फ इंग्लिश है। तो फिर से मैं वही ये दोनों कराऊंगा, तो मैं आपको पेपर 1 पेपर 2 कराऊंगा, इंग्लिश आपको खुद से करना पड़ेगा।
क्या खुद आपको देखना है कैसे आप करोगे, ठीक है। सो मैं आपको ये दोनों पार्ट कराऊंगा। सो इसमें है क्या, तो इसका सिलेबस क्या है। तो अभी रिसेंटली इसका एग्जाम हुआ था, पेपर 1 का हुआ था 19 अक्टूबर को, जिसका बैच मैंने लिया था ऑलरेडी, एक सेशन में पढ़ा चुका हूँ आरबीआई के लिए। और उसमें मेनली क्रैश कोर्स था, तो मैंने 2-3 महीने पढ़ाए थे, उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। सो क्रैश कोर्स काइंड ऑफ। एंड दूसरा अभी दिसंबर 7 को हुआ था, उसका पेपर 2 and 3, मेनली ये दोनों। ओके सो तो मेनली सिलेबस क्या है, तो सिलेबस अगर आप देखेंगे जो मैं कह रहा था आपसे, ये रहा सिलेबस। तो ये जो मैं 9 पार्ट कह रहा था, इन्होंने पूरे सिलेबस को पेपर 1-2 मैं कराऊंगा ना सिर्फ। तो ये जो पेपर 1-2 आपका आरबीआई का है ना, ग्रेड बी ऑफिसर जो होते हैं, तो इसके लिए आपके सिलेबस को 9 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे आईएसएस का सिलेबस ऑर्गेनाइज्ड है, इसका भी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें है ना क्या किस में क्या है। तो पेपर 1 में ये टोटल आपको पढ़ने होंगे, पेपर 2 में भी टोटल पढ़ने हैं, लेकिन पेपर 2 मैंने कहा था 3 सेक्शन में ए बी सी रहता है, ईच में 3-3 है, 3 में आई थिंक 2 आपको करने हैं मैक्सिमम, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 करने हैं, तो वैसा है। तो मेनली क्या क्या है यहाँ पे, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरी। तो अराउंड ये आपका वहाँ पे भी है ऑलमोस्ट ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेनली सैम्पलिंग थ्योरी का मुझे लग रहा है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक मे बी। तो ये आपका वहाँ भी है, लीनियर मॉडल्स एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, वहाँ भी है लीनियर मॉडल्स में, है ना। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ये भी ऑलरेडी है वहाँ पे, स्टोकेस्टिक प्रोसेस ये आईएसएस में नहीं था, है ना, यहाँ पे है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस पेपर 4 में वहाँ भी है, यहाँ भी है। इकोनोमेट्रिक एंड टाइम सीरीज, इकोनोमेट्रिक वहाँ भी है, ठीक है ना, तो उसमें यहाँ भी है। देन ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, ये सब मैं कराऊंगा, ठीक है ना। डेटा साइंस, एआई, एमएल, एंड देन डेटाबेस एंड डेटा साइंस। तो ये पार्ट में हालांकि कंप्यूटर साइंस का है, तो मैं खुद देखूंगा अगर मेरे बस का हुआ ठीक है, अदरवाइज मैं सीएस की फैकल्टी हायर करके वी कैन टीच दिस टॉपिक, है ना। बाकी 8 पार्ट मैं खुद पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। सो 8 एटलीस्ट, 7 तो ठीक ही है, 8 देखना है, 8 तो हमें खुद पढ़ाने हैं, ठीक है। सो मे भी मैं कोशिश करूंगा सारे पार्ट अगर करवा सकूँ, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, बट मैं कोशिश है ना पार्ट पूरा कराऊंगा, तो मैं कराऊंगा, और मुझसे नहीं होता है तो मैं कोई फैकल्टी हायर करके, मेनली मुझे हेल्प हो सकता है 2 पार्ट के लेना पड़े, 8 और 9 का। अल्दाउ इस डेटा साइंस में चूंकि हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो सीखना ही है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया ना, ये आरबीआई का सिलेबस है। और आईएसएस का ऑलरेडी आप फैमिली है ना, पेपर 1 2 3 4 4 था, उसका सिलेबस ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, क्या करना है आपको। सो 1 by 1 एक एक करके, एक दिन में तो नहीं होगा, बट हाँ लगातार आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो एक दिन हो जाएगा, वो चाहिए। तो इसलिए मैंने 1 साल का आराम से टाइम लिया है कि आराम से 1 साल में कराऊंगा, जल्दीबाजी मुझे नहीं है, है ना। मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जो बच्चे 27 में आईएसएस देना चाहते हैं 1 साल बाद, या आरबीआई अगले साल देना चाहते हैं, मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जो बच्चे अभी जैसे मान लो जो बीएससी सिर्फ किए हैं, या एमएससी कर रहे हैं, या एमएससी कर चुके हैं, स्टिल दे वांट टू प्रिपेयर, है ना। जो जल्दी वाले हैं अपना खुद देखो, उनके लिए मेरी कोई गारंटी नहीं कि मैं कहूँ 2-3 महीने पढ़ा के आपको निकलवा दूंगा, ऐसा मेरा कोई, और 2 साल पढ़ा के भी मैं तो नहीं निकलवा दूंगा, वो आपकी अपनी मेहनत है, वो निकाल सकते हो। मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ है। एग्जाम निकलवाने मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपको मेहनत करने, कॉम्पिटिशन है, यू हैव टू कम्पीट अमॉन्ग ऑल एस्पिरेंट्स, है ना। और जितनी सीटें हैं, जैसा इस बार शायद 25 है ना, तो जितनी सीटें हैं तो किसी न किसी 25 बच्चों का होना ही है, तो यू मे बी अमॉन्ग दैट। उसके लिए है कि आप बाकियों से बेटर परफॉर्म करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी, आपको मेहनत करनी है, हम उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। एनीवे तो यहीं से स्टार्ट करूंगा ना, तो जो कॉमन पोर्शन है वो तो एक साथ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा पहले मैं आईएसएस के सिलेबस से स्टार्ट करूंगा, पहले आईएसएस से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो इसका बहुत सारा पार्ट वहाँ पे कवर हो जाएगा, जो बचेगा फिर बाद में हम इसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द पॉइंट। किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप चैट में पूछ सकते हो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं स्टार्ट करूंगा अभी, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी इसका डिटेल सिलेबस भी है यहाँ पे, बस यू कैन सी जो डिटेल सिलेबस है, जैसे पहले पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसका ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है कि इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। इस वाले में क्या क्या पढ़ने हैं ऑलरेडी, है ना, इसका थोड़ा लीनियर अलजेब्रा भी है इसमें। फिर पेपर 3 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, मतलब ये जो थर्ड पार्ट सिलेबस का बनाया है इन्होंने सिलेबस में, स्टोकेस्टिक में क्या क्या पढ़ने हैं, देन मल्टीवेरिएट में क्या है ना, इसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन है, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग में क्या है, डेटा साइंस, एआई, एमएल इसमें क्या पढ़ने हैं,
एंड देन डेटाबेस एंड डेटा warehouse मैनेजमेंट. ओके, सो ये आपके टोटल पार्ट है, बाकी इंग्लिश तो आपको देखना है. ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा. तो मेनली ये जो पार्ट है पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या है. तो ओके देखिए, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना. तो ये पेपर 1 जो आपका इसका है, तो इसमें मेनली क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कंजीक्वेंसेस. कंजीक्वेंस मतलब रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको देखने हैं, है ना. एंड देन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, एप्लीकेशंस. तो इतना पार्ट अगर देखेंगे क्लास 11-12 के में भी बेसिक है ना. क्लास 11-12 का अगर आप बुक देखेंगे तो वहाँ भी बेसिक है, थोड़े और एडवांस लेवल पे आप देख सकते हैं. ये चीज़ें हैं. डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, उसके बाद देन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज. तो ये एक पार्ट हो गया. उसके बाद है स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बर्नौली, यूनिफॉर्म, बाइनोमियल, पॉइसन, ज्योमेट्रिक. तो ये सब ऑलरेडी, ये जो पार्ट है ऑलरेडी आपने जैम, गेट, नेट, सीयूईटी इन सब में आता है. आईएसआई जो एग्जाम है एमस्टैट्स का, तो जो यूजी और पीजी लेवल के एंट्रेंस है उसमें भी ये सब आते हैं, ठीक है ना. रेक्टेंगुलर, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, कॉची, हाइपरज्योमेट्रिक, मल्टीनोमियल, लाप्लास, नेगेटिव बाइनोमियल, बीटा, गामा, लॉग नॉर्मल. तो ये आपको पढ़ने हैं. तो ये हो गया यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. उसके बाद फिर रैंडम वेक्टर मतलब जॉइंट पे आ गया. जॉइंट एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मोड ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना. मतलब जैसे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, विथ प्रोबेबिलिटी 1 मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, है ना. विथ प्रोबेबिलिटी 1 मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस. देन इन मीन स्क्वायर, कन्वर्जेंस इन मीन स्क्वायर. तो 4 टाइप के कन्वर्जेंस आपको यहाँ पढ़ना है. उसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, मोमेंट, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन एंड इन्वर्जन, यूनिकनेस, कंटिन्यूटी थ्योरम. देन बोरेल 0-1 लॉ, कोलमोग्रोव्स 0-1 लॉ, है ना. देन ये चेबीशेव्स है, वही उसी का नाम से लिखा है, कोलमोग्रोव्स इनइक्वालिटी, लॉ ऑफ लार्ज नंबर. तो मेनली वही वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर. एंड देन सेंट्रल लिमिट थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये पार्ट मोर और लेस आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि सीयूईटी में मैं कराता हूँ, जैम में भी कराता हूँ, गेट में भी कराता हूँ, नेट में भी कराता हूँ ना, आईएसआई बैच में भी कराता हूँ. ये सब उसमें कॉमन ही है. तो जो है ना पीजी के लिए जो एग्जाम है यूजी लेवल के हैं उसमें भी आते हैं और यहाँ भी है. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो कि पूरा सिलेबस कराना है. तो मैं 100% सिलेबस कराऊंगा स्टैटिस्टिक्स का, आईएसएस का भी और आरबीआई का भी, ठीक है. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, बेसिक है. तो आप लोग ये सब जानते ही होंगे, सब आसान होगा आप लोगों के लिए. तो मैं सीधा सीधा टू द पॉइंट कंटेंट डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, जो भी है वही. तो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन से. ये तो बहुत बेसिक है. ये आप देखेंगे तो क्लास 11th या 9, 10th, 11th की जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपने पढ़ा होगा स्कूल डेज में, उसमें भी है लिखा हुआ, है ना, कि क्या डेफिनेशन होता है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो इसमें सिंपल है, बेसिक थोड़े टर्म्स डिस्कस करने होंगे जो कि आप जानते होंगे. जैसे अगर इससे पहले मैं टर्म्स की बात करूं, मेनली इसको डिफाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना. तो ये सब आप जानते होंगे, ये सब कुछ टर्म्स आएगा. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, देन आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम क्या है, या सैम्पल स्पेस क्या है ना, इवेंट क्या होगा,
यही है। और इवेंट स्पेस या पावर सेट ऑफ, है ना, जैसे इवेंट स्पेस है। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होगा इससे पहले। देन यहाँ मेजर थ्योरेटिक उतना डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है मेजर थ्योरेटिक टर्म्स यहाँ डिस्कस करने हैं। सो मेजर थ्योरी वी कैन अवॉइड, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब टर्म्स आप लोगों को फैमिलियर है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई बताओ अगर किसी को आइडिया है। पता ही होगा, ये सब बेसिक है, स्कूल डेज से आप पढ़ते आए हो कि एक एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल आउटकम्स नोन है ना, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन एडवांस। ये है ना कि आप रिजल्ट को नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा, बट यू नो पॉसिबल जो रिजल्ट्स हैं जिसको आउटकम बोलते हैं, सो वो आपके, जैसे आउटकम यहाँ लिखा ना, आउटकम क्या है, पॉसिबल रिजल्ट्स। ये मैं अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर रहा हूँ, बुक में अपने तरीके से डिफाइन होगा, बट मीनिंग वही होगी। सो ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या उसको लिख देता हूँ मैं। सैम्पल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये सब भी आप ऑलरेडी जानते हैं, या आउटकम या रिजल्ट काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड समझ सकते हैं। इवेंट क्या है, अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, यही है। एंड इवेंट स्पेस क्या होगा, सो एक पर्टिकुलर केस में अगर बात करें तो पावर सेट ऑफ सैम्पल स्पेस, है ना। अल्लाह सिग्मा फील्ड और सिग्मा अलजेब्रा होता है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है तो इसलिए उसको अवॉइड करूंगा। पावर सेट ऑफ सैम्पल स्पेस। सो ये बेसिक टर्म है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा अगर इसको डिफाइन करें, सो an experiment in which all possible तो ये हो गया बेसिक टर्म्स जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है ना। सो ये सब चीज़ें ऑलरेडी किताब में है ना। बाकी जो अगर आप इसके लिए कोई कंटेंट अगर पूछेगी तो किताबें अगर आप देखो कि इसके लिए कौन सा किताब ठीक है इस वाले पार्ट के लिए स्पेशली, जो मुझे अच्छा लगता है, एक तो जो मेरी फेवरेट बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय वीके रोहतगी एंड AKMD सलेह। या दूसरा जो आप ऑलरेडी जानते हैं, गुप्ता कपूर वाली बुक, ये आप फॉलो कर सकते हैं। क्या नाम है, वीके गुप्ता एंड, नहीं सॉरी, SC गुप्ता एंड वीके कपूर, है ना। SC गुप्ता एंड वीके कपूर। ठीक है, तो ये दोनों बुक अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो ये कंटेंट वहाँ से कवर हो जाएगा, है ना। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको मेन देखना होता है। प्रॉब्लम थ्योरीज तो आप किसी भी किताब से पढ़े होंगे BSc MSc में, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना
कि सर थ्योरी तो आती है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपका लेवल उतना अच्छा नहीं हुआ या आपको अप्रोच नहीं पता है। और अप्रोच शायद इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं ना। इस तरह से हैं जैसे बच्चे गेट जैम ISS ये सब निकालने में स्ट्रगल करते हैं। तो मेनली होता क्या है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए नहीं हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ये है डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करके। तो उसका वही सॉल्यूशन है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तब जाके हो जाएगा। एनीवे ठीक है, तो ये दोनों किताब आप यूज़ कर सकते हैं इस वाले कंटेंट के लिए। तो मेनली मैं यहाँ पे हूँ। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपने स्कूल डेज से पढ़े होंगे, मैं एक बार जस्ट बोल देता हूँ। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट का यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सो एक एक्सपेरिमेंट जिसमें सारे पॉसिबल रिजल्ट्स आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है, बट एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा उस एक्सपेरिमेंट का दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। लाइक कॉइन कोई टॉस कर रहे हैं तो आपको पता है हेड या टेल आना है, बट यू कैन नॉट गारंटी कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सेम डाइस का केस है, कार्ड का केस है वैसा। तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा आउटकम किसको बोलेंगे, तो जो पॉसिबल रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट का वो आउटकम है। उसके बाद सैंपल स्पेस क्या है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वही जो पॉसिबल आउटकम्स है उसका सेट, या पॉसिबल रिजल्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड। तो ये हो जाएगा। एंड है ना, पॉसिबिलिटी रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आप लिख सकते हैं। आप यहाँ चाहो तो जस्ट रिजल्ट यूज कर लो। रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फिर इवेंट क्या है, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट स्पेस क्या है, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बेसिक टर्म्स हो गया जो कि क्वेश्चन में यूज होता है कई बार। एंड आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा था क्लासिकल डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल जैसे अगर सैंपल स्पेस को मैं मान लो ओमेगा से डिनोट करूँ तो ऐसा लिख लीजिए, लेट ओमेगा बी sample space of a random experiment such that omega is finite and all outcomes of omega are equally likely। ठीक है, सो ओमेगा सैंपल स्पेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट का सच दैट ओमेगा इज फाइनाइट एंड ऑल आउटकम्स ऑफ ओमेगा आर इक्वली लाइकली। तो देन अच्छा ये मान लो, इसके बाद लेट ई बी एन इवेंट, है ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ ई कोई इवेंट है तो इसका सिंपल मतलब है कि ई सबसेट होगा सैंपल स्पेस का, है ना। सो ई इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस या ओमेगा यहाँ लिख रहा हूँ। तो लेट ई बी एन इवेंट, देन probability of event E is defined as क्या होगा, तो ये जस्ट बहुत बेसिक है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन E अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, या पूरा लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस ना लिखे यहाँ ओमेगा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लासिकल डेफिनेशन हो गया। बस इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है ना, इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है कि इट इज़ नॉट, है ना, इट कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर। तो जो लिमिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो एक लिमिटेशन ये है और दूसरा लिमिटेशन ये है ना, कि इस डेफिनेशन की लिमिटेशन है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि दिस डेफिनेशन कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द सैंपल स्पेस हैज फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड दूसरा है कि सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स है इक्वली लाइकली है, मतलब ऑल आउटकम्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, वैसे कई सारे क्वेश्चन हैं। मान लो एक क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज टॉस्ड अगेन एंड अगेन, है ना, ऐसा है। सो कॉइन इज टॉस्ड अगेन एंड अगेन
until we get a head, मान लो ऐसा है सपोज, ये हो गया। सो तो क्वेश्चन ये है कि मान लो पहले तो होगा राइट सैंपल स्पेस, जैसे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा हूं, स्पेस, मान लो ऐसा होगा कि लेट ई बी एन इवेंट, सो लेट ई बी एन इवेंट that head is obtained before फिफ्थ टॉस, ठीक है, मान लो ऐसा बना लिया हमने। तो क्वेश्चन ये है, जस्ट मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैन वी अप्लाई क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है, आंसर इज वाई, और आगे ये है यस या नो जो भी होगा, या जैसे लिखो जस्टिफाई योर आंसर, जैसे लिखे कि जस्टिफाई योर आंसर, ऐसा। मतलब सिंपल एक क्वेश्चन बनाया सामने इस डेफिनेशन पे कि कॉइन को टॉस के अगेन अगेन अंटिल वी गेट अ हेड, राइट सैंपल स्पेस, ठीक है, लेट ई बी एन इवेंट दैट हेड इज ऑब्टेन्ड बिफोर फिफ्थ टॉस, ठीक है। अब ये बता रहा है कि एक इवेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हेड इज ऑब्टेन्ड बिफोर फिफ्थ टॉस, सो कैन वी अप्लाई क्लासिकल डेफिनेशन हेयर, और क्वेश्चन है जस्टिफाई करो कि बताओ कर सकते हैं तो कैसे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, है ना, तो वो जस्टिफाई करना आपको। तो इसमें सिंपल है, तो आप अगर लिखोगे इसको कि इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि हमने कहा है कि तब तक टॉस करेंगे जब तक कि हेड ना आ जाए। तो मान लो फर्स्ट टॉस किया तो हेड या तो आएगा या नहीं आएगा, तो हमें फेवरेबल आउटकम ढूंढने हैं ना, सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल है ना पॉसिबल आउटकम्स है उसके सेट। तो मैं अगर सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ तो एक पॉसिबिलिटी है कि पहला टॉस में ही हेड आ जाए, तो एक ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज और क्या पॉसिबिलिटी, तो पहला में ना आया फिर दूसरी बार में आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी। मुझे फेवरेबल आउटकम ढूंढने ना कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ये तो होता है ना सैंपल स्पेस। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं टोटल रिजल्ट्स की, तो एक ये रिजल्ट हो सकता है कि पहली बार में हेड आ जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि पहली बार में ना आके दूसरी बार में आए, दूसरी बार नहीं तीसरी बार में आएगा, तीसरी बार नहीं चौथी बार में आएगा, ये चलता रहेगा। तो ये हो गया। अब एक इवेंट ई था, तो ये तो पहला पार्ट ये था ना कि सैंपल स्पेस लिखो, तो चलो लिख दिया हमने। अब ई कोई इवेंट है हेड इज ऑब्टेन्ड बिफोर फिफ्थ टॉस, तो ई क्या आएगा, है ना, यहाँ लिख सकते हो राइट ई। सो तो ई में आएगा कि पांचवें टॉस से पहले आपका हेड आ गया, तो ये तो पहले टॉस में ही आ गया, ऐसा हो सकता है, या दूसरे टॉस में, क्योंकि यहाँ बता रखा है तब तक टॉस करोगे जब तक कि हेड ना आ जाए, तो ये तो पहली बार में आ गया गेम ओवर, दूसरी बार में आ गया तो भी गेम ओवर, तीसरी बार में आ गया ठीक है, चौथी बार में आ गया तो भी ठीक है, एंड पांचवी बार में आ गया तो यहीं तक आना है, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ 5 आउटकम है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा प्लस इन्फिनिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई 5 है ना, ये है। सो क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैं अगर सोचूँ कि है ना, अगर मुझे नहीं पता डेफिनेशन, जैसे हम पढ़ते आए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा 0, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो क्वेश्चन इज नो, ऑब्वियसली आप जानते हो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहली चीज़ तो रेस्ट्रिक्शन ये था कि क्लासिकल डेफिनेशन लगाने का जो पहला रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि सैंपल स्पेस को फाइनाइट होना चाहिए, तो यही फेल हो गया। तो वी कैन नॉट अप्लाई क्लासिकल डेफिनेशन बिकॉज सैंपल स्पेस इज नॉट फाइनाइट। तो डेफिनेशन कहता है कि क्लासिकल डेफिनेशन में कि फाइनाइट होना चाहिए सैंपल स्पेस को, वो है नहीं, तो वो फेल हो गया। दूसरा ये भी फेल हो रहा है, दूसरा कंडीशन भी फेल हो रहा है। अगर आप ऐसे देखेंगे इंडिविजुअली, तो एक तो कंडीशन ये है कि यहाँ लिखेंगे दिस इज इनफाइनाइट सेट, है ना,
तो ये रीज़न है ना फिर कहने के लिए कि हम नहीं लगा सकते। बट फर्दर अगर सोचे कि चलो ये फेल तो हो ही रहा है, दूसरा ये है क्या, जो दूसरी रेस्ट्रिक्शन है कि ऑल आउटकम्स ऑफ ओमेगा आर इक्वली लाइकली, क्या हर आउटकम के इक्वल चांसेस है अक्रेंस के। तो अगर आप ऐसे देखेंगे कि चलो अगर हम ऐसे सोचे, तो अगर मैं इंडिविजुअली सोचूं कि जो पहला आउटकम है इसके क्या चांस है अक्रेंस के, तो अब ऐसे सोचेंगे कॉइन को टॉस किया, हेड आने का क्या चांस है। तो अगर कुछ नहीं लिखा हमने, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज विल अज्यूम कॉइन इज फेयर, अगर नहीं कुछ नहीं लिखा तो फेयर कॉइन समझेंगे हम। तो ये भी हाफ लेके चलते हैं। फिर दूसरा जैसे ये है TH है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये हो गया पहला टॉस पे टेल, दूसरा टॉस पे हेड। और क्वाइन के जो टॉसेस हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बर्नौली ट्रायल्स हैं वो, आगे एक्सप्लेन करूंगा बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं। कि इसमें ये है कि हर ट्रायल IID होता है, मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो बोलते हैं बर्नौली ट्रायल है। और इस ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर, है ना। तो ये जो ट्रायल्स हैं यहाँ पे टॉसिंग अ क्वाइन, ये बर्नौली ट्रायल है एक्चुअली। तो बर्नौली ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है पहले टॉस पे, और दूसरे पे हेड आने की हाफ है, तो ऐसे 1/4 है। तो इससे आपको ये समझ आया, ओके सो ये पहला आउटकम के चांस है 50%, हाफ, दूसरे आउटकम के चांस है 1/4, 25%, फर्दर घटता जाएगा चांस इसका, है ना। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से हमने क्या कहा, एंड जो ओमेगा है, जो यहाँ पे एक तो इन्फिनाइट सेट है एंड साथ में साथ ये भी है, तो इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं, इससे ये बताना चाह रहे हैं कि आउटकम्स ऑफ ओमेगा आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है, ये इक्वली लाइकली नहीं है, एंड देयरफॉर सिंपली यू कैन राइट कि वी कैन नॉट अप्लाई, चूंकि यहाँ सब्जेक्टिव भी आते हैं तो मैं सर ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। सो वी कैन नॉट अप्लाई क्लासिकल डेफिनेशन of probability to find probability of event E, ठीक। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एक बेसिक एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई मतलब ये रीजन देना, आप जस्टिफाई का मतलब क्या, यू हैव टू गिव रीजन कि क्यों ऐसा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अगर लिखें इसी पे हम, कि जैसे एक क्वेश्चन है मतलब ऐसे मैं समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या होता है, मान लो एक हमने एग्जांपल के लिए एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो एक कॉइन को टॉस किया, तो उसके बाद या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब वो कहता है अगर हेड आया तो टॉस कॉइन अगेन, है ना, या बोलूं कि ये चलो एक कॉइन हेड आया तो थ्रो अ डाई, एंड अगर टेल आया तो थ्रो अ पेयर ऑफ डाई, ठीक है, ऐसा। ये आ गया सिंपल। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, वर्ड में भी लिख सकते हैं इसको कि a coin is tossed once if head comes, toss या throw a die, and if tail comes, throw a pair of dice, ठीक। अब ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है कि राइट सैंपल स्पेस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है राइट सैंपल स्पेस, एंड आगे है लेट E be an event that
चलो 6 ले लेते हैं, ठीक। तो 5 ले लिया मान लो, तो क्या होगा देन पहले ई लिखो। ई लिखने का मतलब है आपको ई को एक्सप्लिसिटली लिखना है, आउटकम्स दिखाने हैं ना। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो समझाने के लिए आपको है ना ये बताया मैंने कि ऐसा है। तो अब आपको सिमिलर क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल डेफिनेशन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, तो ये तो आप इजीली सोच पाएंगे ना, सिमिलर क्वेश्चन ही है। सोच के बताओ।
हो गया जी। तो आसान है ना। तो इसमें वैसे ही है सेम जैसे पहले किए थे वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या ही करना है, इसमें अगर आप सैंपल स्पेस लिखोगे क्या आएगा, वैसे ही एच के बाद हेड के बाद एक बार थ्रो किया, सो ये यूनियन, टेल के बाद पेयर ऑफ डाइस है, तो लाइक 1 1 से लेके 6 6 तक 36 आउटकम टोटल यहाँ पे है। उसका यूनियन ले लो आप, तो यूनियन जब लोगे तो आपको सैंपल स्पेस मिलेगा H1 H2 H6 तक, ये हो गया। इसमें देखोगे तो T के साथ आएगा 1 1, T के साथ 1 2 और ये चलता रहेगा T के साथ 6 6 तक। तो यहाँ से अगर आप देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है 6 + 36 है ना 42, ठीक है दिख रहा है। तो ये 6 है ऐसे ही आप देख पाओगे, तो इसमें ये 6 है और ये टोटल 36 है, तो टोटल 42 आउटकम सैंपल स्पेस में। ये जो इवेंट बोला है यहाँ पे, तो उसको अगर हम देखें, इवेंट में क्या लिखा हमने, या तो आउटकम ऑन द डाई और सम ऑफ द आउटकम ऑफ द डाई इज 5, या तो डाइस पे 5 है या सम 5 है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि डाइस पे 5 कहाँ मिलेगा, H5 आया होगा, सो एक आउटकम है H5। बाकी इसके अलावा सम जहाँ 5 होता है, जैसे T1 4 T2 3 है ना, देन T3 2 देन T4 1, ये आउटकम हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है 5, राइट। सो पाँच है ना। तो क्वेश्चन ये है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 5/42 होगा, तो आंसर इज नो, है ना। अब क्वेश्चन है वाई, ऐसा क्यों नहीं होगा। सो सिंपली आप जानते हो ऑलरेडी है ना क्यों ऐसा होगा। सो तो फिर से वही रीज़न है कि फाइनाइट आउटकम तो है, तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो ओमेगा है वो फाइनाइट है, ठीक। सो इसको मैं हटा देता हूँ, ये बस समझाने के लिए था। सो यहाँ पे जो ओमेगा है आपका, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद तो सो यहाँ पे ओमेगा इज फाइनाइट बट आउटकम्स ऑफ ओमेगा आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे H,5 जो है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और अगर हम अज्यूम करें कि कॉइन फेयर है और है ना डाइस भी अनबायस्ड है, तो यहाँ पे हाफ इंटू 1/6, तो 1/12 आ जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी H, जैसे यहाँ पे था दूसरा आउटकम ले लो कोई है ना इसमें से, जैसे T मान लो यही ले लिया अगले से T14, तो अगर इसको आप देखोगे तो 1/2 इंटू 1/6 इंटू 1, तो 1/72 आ जाएगा। इक्वल तो नहीं है, इक्वल लाइकली का मतलब क्या है कि हर आउटकम का सेम चांस होगा करेज का, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम नहीं लगा सकते ना, अगर सेम रीजन है। सो देयरफॉर क्लासिकल डेफिनेशन कैन नॉट बी अप्लाइड हेयर, है ना, कैन नॉट बी अप्लाइड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ओके। तो इस तरह क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन एक और देखो, जैसे तीसरा क्वेश्चन है ना, सिंपली है ना, थ्री डाइस आर रोल्ड, ठीक है। तो मान लो सिंपल होगा एक आसान सा, राइट सैंपल स्पेस ये है, एंड लेट ई बी इवेंट दैट सम ऑफ आउटकम्स ऑन डाइस जो है इज
मान लो 10, ठीक है। तो देन क्वेश्चन अगेन वही है। सो जैसे सिर्फ डाइस लिखना मतलब अनबायस्ड है ना, फेयर डाइस है। सो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज हम अज्यूम करेंगे क्वाइन फेयर है, डाइस अनबायस्ड है ये। सो ई बी एन इवेंट दैट सम ऑफ द आउटकम ऑन डाइस इज 10। तो क्वेश्चन है कैन वी अप्लाई क्लासिकल डेफिनेशन टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगेन जस्टिफाई योर आंसर, है ना, सिंपल। मान लो ये हो गया, तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वैसे ही सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा आपके पास, तो ओमेगा क्या होगा, है ना, 3 डाइस आर रोल्ड, राइट सैंपल स्पेस, तो दिस यू नो, है ना, 1 1 1 1 1 2, इस तरीके से टोटल लास्ट तक जाएगा 6 6 6, ये है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओमेगा है 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना 216। अब इवेंट ई क्या था कि सम 10 चाहिए, तो आप देखो कितने आउटकम होंगे जहाँ सम 10 आएगा, अगर वो लगाओगे तो क्या आएगा, तो काउंट कर लो, है ना, करोगे ना काउंट, देखो बताओ क्या आएगा। तो फिक्स कर लो कोई, है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ 6 कर दूँ, तो 6 के बाद 6 3 1, है ना, फिर 6 2 2 6 1 3, ये है। उसके बाद फिर उसको फर्दर आपको चेंज करना है, 6 पहले पोजीशन फिक्स है, उसको जितने परमुटेशन होंगे उसको परमुटी कर लो। सारे केसेस लिखने पड़ेंगे ना बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा मैं अभी केसेस लिखने वाला, थोड़ा मैं इसको लार्ज कर देता हूँ। मान लो, चलो अभी के लिए मान लो ये 17 है फॉर एग्जांपल, है ना, तो इससे थोड़ा कम आउटकम हो जाएगा मेरा, तो कितना आएगा 6 6 5 5 6 6 एंड देन 6 5 6, यही है। और कुछ पॉसिबिलिटी होगी, यही 3 समझने के लिए। तो आप यहाँ पे देखो, आप चेक करो क्या हर आउटकम इक्वली लाइकली है, सर यस। अब इसमें कोई भी आउटकम निकालोगे ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई जे के, ये आउटकम है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालोगे आप, तो ये आएगा 1/216 फॉर ऑल आई बिटवीन 1 to 6, जे फ्रॉम 1 to 6 एंड के फ्रॉम 1 to 6, तो ये इक्वली लाइकली है। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओमेगा इज फाइनाइट एंड ऑल आउटकम्स of omega are equally likely, ठीक है। तो so yes we can apply, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा then ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, सो देयर आर 3 आउटकम अपॉन 216, तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 1/72, यस, तो दिस इज आंसर, ठीक है। तो दिस वे यहाँ पे हो सकता है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपने अप्लाई किए होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन है, इस पे मेनली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो अभी लिखा था कि एक पार्ट था ना, इसी में अगर मैं दूसरा पार्ट बनाता कि a box contain 100 balls labeled, so क्या होगा, ऐसा है एक बॉक्स में,
जैसे ये क्वेश्चन है, तो अगर a box contain 100 balls leveled from, I think leveled का स्पेलिंग गलत है, so सही है लेवल्ड, सही है ना, ठीक है फिर तो, हाँ। सो a box contains 100 balls leveled from 1 to 100, 3 box, अच्छा गलत हो गया, 3 balls, तो 3 balls are selected at random without replacement, है ना, कहीं भी एट रैंडम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, या अगर 1 by 1 सेलेक्ट करेंगे तो लिखना पड़ेगा विथ या विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, सो विदाउट रिप्लेसमेंट है। सो क्वेश्चन है राइट सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। दूसरा है ई विद द इवेंट दैट आउटकम्स ऑफ ई आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, एपी जानते हो ना आप लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा लिखा रहेगा एग्जाम में। सो कैन वी अप्लाई क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है इसमें, जो क्वेश्चन है आपके पास, पहला है कि सैम्पल स्पेस क्या है, दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं क्लासिकल डेफिनेशन, और चौथा पार्ट है दिस, है ना, तो 4 पार्ट है इसमें। तो ये ट्राई करके आओ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं प्रॉब्लम सीट आपको ग्रुप में भेजूंगा, यू कैन ट्राई, है ना, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मेनली बहुत सारे प्रॉब्लम सीट ड्राइव में भी है। सो जिन लोगों को अटेम्प्ट करना हो, जो आईएसएस वाले ग्रुप में हैं, जिन लोगों ने फीस पे किया है, तो उनके लिए मैं ऐड कर देता हूँ, और ऑलरेडी प्रॉब्लम सीट बहुत सारे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो तो मेन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा ना, यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो जाके आप एंट्रेंस निकाल पाओगे। किताब पढ़ोगे ऐसा लगेगा सब आता है, लेकिन क्वेश्चंस करोगे मे भी नहीं होगा, तो उसके लिए आपको थोड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, देन यू विल लर्न ग्रेजुअली हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है जी, सो
देखो ना ग्रुप में ना कुछ प्रॉब्लम सीट भेज दिए हैं जो बेसिक प्रोबेबिलिटी पे है। कितना है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। 7 प्रॉब्लम सीट है जो बेसिक प्रोबेबिलिटी पे है। तो ये आप अभी टॉपिक चल रहा होगा तो इसको बैठ के आराम से सॉल्व करना है ना। देखो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस मिलते हैं उस टॉपिक के तो आप सॉल्व करो, या कोई प्रॉब्लम सीट मिलता है तो उससे आपको पता चलेगा आपका एक्चुअल लेवल क्या है, ठीक है ना। ये चीज़ है।